मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हैं दिव्यानी राणा। ये लेजिस्लेटर है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से और आज उन्होंने ओथ ली है। पहले तो सबसे पहले मुबारक हो आपको, आपने आज ओथ ली है। 24,000 से ज्यादा वोटों से जब आप जीती हैं, ऑब्वियसली एक ट्रस्ट जो है और एक लोगों का जो एतमाद है वो बहुत ज्यादा आप पे है। और 30,000 से ज्यादा वोटों से तो राणा साहब जीते थे, लेकिन उसके नजदीक आप पहुंची। इसका मतलब है कि आपको भरपूर सपोर्ट मिला। कितना प्रेशर है और क्या आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, क्योंकि अब आप लेजिस्लेटर है, ओथ ली है, आगे चल के जो चैलेंजेस हैं उनको आप फेस करेंगे? सबसे पहले तो हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर माननीय मतदाता ने बढ़ चढ़कर हमें आशीर्वाद दिया है। हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ सियासतदानों का, खासतौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, हमारे माननीय नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा साहब का, हमारे माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी का, हमारे माननीय राज्य के अध्यक्ष श्री सच शर्मा जी का, हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, हमारे माननीय एलओपी और वरिष्ठ विधायक श्री सुनील शर्मा जी का, हमारे प्रभारी ऑनरेबल एमएलए श्री श्यामलाल शर्मा जी का, हमारे सह प्रभारी ऑनरेबल डीडीसी श्री भारत भूषण जी का, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी का, माननीय एमओएसपीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे माननीय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री खटाना साहब का, हमारे वरिष्ठ विधायकगण और पार्टी के पदाधिकारी और जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और खास तौर पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में राणा साहब के परिवार के हर उस सदस्य का जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत कर आज हमें इस लायक बनाया कि हम उनके विधायक होने का ओथ ले सकें। हमने चुनाव के दौरान भी ये बात रखी थी कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम बढ़ चढ़कर जो फ्लड रेस्टोरेटिव वर्क्स हैं उस पर काम करेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि उसका पहल जो कुछ दिनों पहले हो चुका था और भी तेजी गति से आगे बढ़ेगा। और हम ये आश्वासन देते हैं लोगों को कि इसके पैरेलल ट्रैक में जिस तरीके से हमने कहा था कि कोऑपरेटिव्स का काम चलेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का काम चलेगा, वो बढ़ चढ़कर ये इसका कार्य आगे बढ़ेगा। मैम, आज आपने डोगरी में एक अपनी ओथ ली है, और डोगरी में ओथ लेके क्या एक मैसेजिंग है? क्योंकि राणा साहब को जितना मैं जानता हूं, उन्होंने एक जम्मू का जो नैरेटिव दिया था, और हमेशा वो कहते थे, जब भी मैं उनसे बात करता था वो हमेशा ये कहते थे कि जो भी जम्मू कश्मीर का मसला जो है उसका जो हल निकलेगा वो जम्मू से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रदरहुड का एक सेंटर है, यहाँ सभी लोग रहते हैं। आज आपने डोगरी में जो आपने ओथ ली है। देखिए, हमने डोगरी में इसलिए शपथ ली क्योंकि डोगरी हमारी मातृभाषा है, और ये एक व्यक्तिगत तौर पर हमने निर्णय लिया, क्योंकि पिछले साल जब स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब ने अपना ओथ लिया था तो वो भी डोगरी में लिया था, और ऐसे ही कोई साफा पहनकर लिया था, तो हमारी डोगरी पगड़ी पहनकर लिया था। तो हमारा यही था कि जिस तरह से राणा साहब ने जो पिछले साल किया था उन्हीं के मार्गदर्शन से हम करें। रही बात जो आपने कहा एक सियासी तौर पर, राणा साहब ने अपने नामांकन रैली के दौरान जम्मू कश्मीर जम्मू जम्मू का नारा लगाया था, और मेरा मानना यह है कि उस समय उनका ये एक नेतृत्व था कि जम्मू कश्मीर के हित की जब बात होती है तो वो आवाज जो है जम्मू से भी बुलंद हो सकती है। और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से पिछले एक साल में जम्मू की आवाज जो है राणा साहब के मार्गदर्शन पर चलते हुए जम्मू कश्मीर के नेतृत्व का जो आगे नेतृत्व रखने की जरूरत है उसमें हम भी अपना योगदान देंगे। कुछ लोग कहते हैं, जैसे अब जम्मू की बात करें तो धारा 370 हटने के बाद एक नोशन बिल्डअप किया जा रहा है, एक नैरेटिव को बिल्डअप किया जा रहा है कि बहुत नुकसान हो रहा है जम्मू को, नॉन लोकल्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ पे लैंड और जॉब्स को ग्रैब कर रहे हैं। आप युवा हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है, क्या आपको लगता है उसमें कोई बेस है? और उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए आप अपना एक नैरेटिव कौन सा दे सकती हैं? क्योंकि आप अब एक तरह से हम माने कि अब लेजिस्लेटर भी हैं और अपनी बीजेवाई में खासकर आपका एक योगदान भी है। देखिए, हमारा बैकग्राउंड जो है वो इकोनॉमिक्स में है। जम्मू कश्मीर एक प्रोटेक्टिव इकोनॉमी काफी देर तक थी, और अब एक ओपन कंपेटिटिव मार्केट में हम एक इकोनॉमी है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कैपिटल फ्लो रहता है एक ओपन इकोनॉमी में, उसी तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट और उसके माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसी तरीके से किया जाएगा। हमें काफी देर तक एक
सपोर्ट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आती है एक प्राइवेट सेक्टर से, उसे वंचित किया गया था। मुझे लगता है कि अब वो जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं, वो बढ़ चढ़कर हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे खासतौर पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। खासतौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं हैं एक एंटरप्रेन्योर को खड़ा करने के लिए, उनको आगे बढ़ने में जो सपोर्ट दी जाती है, वो मुझे लगता है कि वो विश्व में कहीं नहीं है। और मैं खास तौर पर युवाओं को उनसे ये एक उम्मीद करूंगी और उनसे ये प्रार्थना करूंगी कि आप बढ़ चढ़कर इन योजनाओं का लाभ लें, क्योंकि आपको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए इस सरकार ने बढ़ चढ़कर कार्य किया है। आप आज ना सिर्फ एक जॉब सीकर हो सकते हैं, आप एक जॉब क्रिएटर भी हो सकते हैं। लखपति दीदी का जो नींव है वो भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इतनी सारी योजनाएं हैं जो मुझे लगता है कि आज भी जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू क्षेत्र में अनटैप्ड है। और मेरा एक ये फोकस रहेगा कि भारतीय सरकार के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं हैं जो अपस्किलिंग की तरफ है, जो एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की तरफ है और एक जॉब क्रिएशन की तरफ है, उसको मैं एक पर्सनली भी पुश देना चाहूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि खास तौर पर मैंने इसके बारे में पहले भी बात रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत रोजगार योजना 2025 जो है, जिसको अगस्त में लागू किया गया था, उसका पहल हम बढ़ चढ़कर कराएंगे। क्योंकि जम्मू क्षेत्र में बाढ़ वाली परिस्थितियां थी उस दौरान, तो काफी लोगों का फोकस एक रीबिल्डिंग और रिहैबिलिटेशन की तरफ था और अब रिपेयर वर्क में है। अब हम एक पैरेलल ट्रैक इसका भी बनाएंगे कि ऐसी योजनाएं जो हैं, चाहे वो रोजगार की तरफ हो, वेदर एम्प्लॉयमेंट की तरफ है, एम्प्लॉयमेंट सीकिंग की तरफ है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ है, उस दोनों पे काम करेंगे। और हमारा तो जैसे मैंने कहा कि बड़ी बारी आपके साथ भी पिछली बारी जब चर्चा हुई थी, तो कोऑपरेटिव्स में हम फोकस कर रहे हैं। लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल इकोनॉमी को फिलिप प्रोवाइड करना, एक सर्कुलर इकोनॉमी पे वर्क करना, उस पर मेरी एक्सपर्टीज भी है और उसमें मैं फोकस बढ़ चढ़कर करूंगी। और मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट पे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने के हर परिवार ने और हर इंसान ने हमें बड़ा सहयोग दिया है। और मिलजुल कर, जैसे मैंने कहा, एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाने की हमने पहल की है। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से राणा साहब इसका मार्गदर्शन करते थे, हम भी बढ़ चढ़ के करेंगे। लास्ट में पूछना चाहूंगा कि जो सिक्योरिटी का सिनेरियो है, और दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं कि जिसमें वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आतंकवाद के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो बरकरार रखनी चाहिए? और युवाओं को खासकर, क्योंकि आप खुद युवा हैं, उनको आप किस तरह की मैसेज देना चाहती हैं इस आतंकवाद के खिलाफ बिल्डअप होने की? सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि हम सारे भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक होने का हमें फर्ज अदा करना है। हमें मिलजुल कर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके हौसले बुलंद करने हैं, उनकी जैसे कहते हैं बाजुएं जो हैं मजबूत करनी है। और हमने ये एक नेतृत्व रखना है पूरे विश्व में कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एक आत्मनिर्भर भारत होने के नेतृत्व में, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एक पूरे विश्व में शक्ति प्रदर्शन किया, तो मुझे पूरा यकीन है कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक ऐसा भारत देश है जो सशक्त भी है और अपनी सुरक्षा स्वयं भी कर सकता है। और बढ़ चढ़कर मैं हर खासतौर पर युवाओं से ये संदेश साझा करना चाहूंगी कि हमारा एक फर्ज बनता है कि हम ना सिर्फ देश को मजबूत करें, पर हम अपने आप को भी मजबूत करें। और पूरे विश्व की नजर भारत की युवा पर है और हमें खोखला कर हमारी टांग खींचकर और बड़े षड्यंत्र रचकर, खासतौर पर जैसे नार्को टेररिज्म का जो एक नेक्सस बनता है विश्व में, अगर उसकी नींव कहीं पर भी रखने की कोई कोशिश कर रहा है तो हमें उसको स्वयं भी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं भी उसको रिजेक्ट करें और अपने आप को उस तरीके का मजबूत बनाएं कि कभी भी अगर कोई ऐसी चीज जो हमें खोखला करने के लिए जमीनी तौर पर उतारी जा रही है उसको भी हम रिजेक्ट करें। क्योंकि कई बारी हम आतंकवाद को जब देखते हैं, हम एक तरीके का देखते हैं, जैसे आपने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर जब नजर पड़ती है तो सब उसके बारे में बात करते हैं, पर एक नागरिक होने का भी हमारा कर्तव्य बनता है कि जो चीजें शायद हमारी सोसाइटी में भी पनप रही हैं उनको जड़ से उखाड़ना हमारा भी फर्ज बनता है एक भारतीय नागरिक होने का। न्यूज़ 18 बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।